नमस्कार दोस्तों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन सॉल्यूशन, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं ठोस पदार्थों की द्रव्य में विलियन और उनका वाष्प दाब। ठीक है ना। तो पहले छोटी सी बात समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या लेते हैं, ठोस पदार्थ कोई लेते हैं। जो हमारा विलय होता है वो हम लेते हैं ठोस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने विलय के रूप में, सॉल्यूट के रूप में हमने ले लिया नमक, सॉल्यूट, सॉल्ट ले लिया। और जो हमारा विलायक है वो हमने ले लिया जल। विलायक क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। तो जल हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और जो सोल्यूट है नमक, ये ठोस अवस्था के अंदर होता है। ठीक है। और हम चर्चा की है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कोई भी लिक्विड होता है तो लिक्विड क्या करता है, वाष्प अवस्था में जाता है और एक वाष्प दाब क्रिएट होता है। लेकिन नमक तो क्या है, आपका ठोस है। तो ये तो क्या हो गया, जो कोई भी ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है, अवाष्पशील होता है। ये आप सभी को पता ही है। तो आज जो वाष्प दाब होगा इस विलयन के अंदर, जिसके अंदर जो घुलने वाला पदार्थ विलेय पदार्थ है वो तो है आपका ठोस अवस्था का, और जो घोलने वाला विलायक है वो है आपका द्रव्य प्रावस्था का। तो इस टॉपिक के अंदर जब पढ़ेंगे वाष्प दाब, तो जो वाष्प दाब होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, विलायक की वजह से होगा। विलेय का उसमें वाष्प दाब में क्या योगदान रहने वाला है वो हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, जब किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है ठोस विलेय पदार्थ डालकर जब आप विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब क्यों घट जाता है, जब आप किसी द्रव्य विलायक के अंदर ठोस विलेय पदार्थ डालते हो तो उसका वाष्प दाब क्यों घट जाता है, ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है साथियों। क्या होता है कि जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि हमने लिया शुद्ध विलायक। पहले ये प्योर विलायक था, जिसके अंदर प्योर स्टेट के अंदर था, प्योर सॉल्वेंट था। तो यहाँ देखो जो सतह पर जो इस विलायक के जो अणु हैं वो वाष्प प्रावस्था के अंदर जा रहे हैं। क्लियर, ये यहाँ से वाष्प प्रावस्था में जा रहे हैं। और फिर ये जो हमने सिस्टम लिया, ये क्लोज लिया, तो वाष्प के जो अणु हैं वो वापस इसकी सतह पर दाब डालेंगे, उसी को हम वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है। ये हो गई बात जब ये प्योर सॉल्वेंट होता है, शुद्ध विलायक होता है तब की। अब इसमें मान लो आपने विलेय पदार्थ मिला दिया है, तो ये विलेय के में जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। मान लो ये विलेय के मॉलिक्यूल हमने रेड कलर से शो कर दिए, तो ये विलेय के मॉलिक्यूल भी सतह पर आ जाएंगे। क्लियर साथियों। अब विलेय तो होता है ठोस अवस्था का, इसलिए अवाष्पशील होगा। तो वाष्प अवस्था में तो कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही जाएंगे। लेकिन इस सतह के ऊपर देखो, इस शुद्ध प्योर स्टेट में था तब तो इस सतह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु थे और विलायक के अणु ही वाष्प अवस्था में जा रहे थे। अब सतह के ऊपर क्या आ गया, विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ विलेय के अणु भी आ गए। तो विलाय के अणुओं की संख्या क्या हो गई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए। तब ऊपर जाने वालों की संख्या भी कम कम हो जाएगी। और अब इसका जो वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये बन गया हमारा विलियन। कहने का मतलब ये होता है कि इस अवस्था के अंदर जब आप ठोस विलेय पदार्थ मिला देते हो तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो प्योर विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है, कम होता है। दूसरे डायग्राम के अंदर देख लो आप, यहाँ देखो आपको पूरे के पूरे क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ वाष्प अवस्था में सिर्फ और सिर्फ विलायक के जो मॉलिक्यूल है वो सतह के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और वही वाष्प अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जब इसके अंदर हमने विलेय के मॉलिक्यूल मिला दिए तो सतह के ऊपर विलेय के मॉलिक्यूल भी आ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, विलायक के अणुओं का स्थान क्या कर दिया, सतह के ऊपर कम कर दिया। अब वाष्प अवस्था में विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो वाष्प दाब भी क्या हो गया, घट गया। कहने की बात क्या हुई, कहने की बात यह हुई है कि शुद्ध विलायक की तुलना में इस विलयन का वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा।
अब हम इसको कुछ सिंबल से डिनोटेट कर देते हैं। मान लो अपन विलायक को लेंगे नंबर 1 से, जहां भी मैं 1 लिखूंगा इसका मतलब वो विलायक होगा, और जहां मैं नंबर 2 लिखूंगा वो विलय होगा। बस ये हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। कुछ बुक्स के अंदर इसको ए और बी से भी लिखते हैं, और हमने इसको ले लिया नंबर 1 और नंबर 2, विलय को नंबर 1 दे दिया और विलय को हमने नंबर 2 दे दिया। और आप सभी को पता है कि इस विलयन के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो विलय की मात्रा ज्यादा होगी और विलय की मात्रा कम होगी। अब शुद्ध अवस्था में जो विलय का वाष्प दाब होगा उसको हम डिनोटेट करते हैं पी नोट से, क्योंकि ये प्योर स्टेट में है तो पी नोट से कर देते हैं। और जो विलयन का वाष्प दाब है उसको मैं लिख देता हूं पी एस, पी सॉल्यूशन। क्लियर साथियों, ध्यान रखना आपको कि मैंने, आप अपने हिसाब से कुछ और सिंबल भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो विलय का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसको मैं W1 से लिखूंगा, और जो मोलर मास होगा उसको मैं M1 से लिखूंगा। किसके रूप में, जब विलय की बात करूंगा तब। इसी प्रकार जब विलय की बात होगी तो इसको हम लिख देंगे W2 और M2। क्लियर साथियों। दूसरी बात, जो विलयन में, यहां देखो आप, जो विलयन के अंदर जो वाष्प दाब है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणुओं की वजह से है। इसमें विलय का कोई योगदान नहीं है, लेकिन इतना जरूर योगदान है कि जितनी आप विलय की मात्रा ज्यादा मिलाओगे तो वाष्प दाब ज्यादा घटेगा, कम मिलाओगे विलय की मात्रा तो वाष्प दाब कम घटेगा। क्योंकि विलय के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो स्पेस और ज्यादा यहाँ पर घेर लेंगे ये विलय के मॉलिक्यूल, और विलायक के मॉलिक्यूल की संख्या और कम हो जाएगी तो वाष्प अवस्था में और कम जाएंगे तो वाष्प दाब और कम हो जाएगा। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाओगे तो विलयन का वाष्प दाब घटता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो सिर्फ और सिर्फ विलय के अणुओं की वजह से ही होता है, इसमें विलय का कोई योगदान नहीं है। वाष्प दाब में जो एक कमी है वो विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाष्प दाब में कितनी कमी होगी ये अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करेगी, या यूं कह देता हूं अवाष्पशील विलय के अणुओं की संख्या या अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। मात्रा ज्यादा तो कण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस लाइन को समझ लें। प्रकृति का मतलब क्या, प्रकृति पर ये वाष्प दाब में कितनी कमी हुई ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। वाष्प दाब में तो कमी होगी जब भी आप ठोस विलय पदार्थ को विलायक में मिलाओगे तो वाष्प दाब में कमी होगी, और वो जो कमी होगी वो अवाष्पशील विलय की मात्रा या कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने ले लिया 1 किलोग्राम जल ले लिया विलायक के रूप में, एक विलयन बना रहे हैं अपन, 1 किलोग्राम जल ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, 10 ग्राम शुगर मिला दी। ग्राम नहीं लेंगे, इसके मोलों की संख्या लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हमने ले लिया 2 मोल शुगर के ले लिए, 1 किलोग्राम जल लिया और उसके अंदर में मिला दिया 2 मोल शुगर के मिला दिए, शक्कर के, चीनी के। क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई। और दूसरा हम विलयन एक और तैयार करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर हम क्या मिला देते हैं, 2 मोल नमक के मिला देते हैं। अब क्या बात समझ में आई आपके, यानी दोनों के अंदर विलय की मात्रा क्या है, सेम है, विलय की मात्रा क्या है, सेम है, तो दोनों के जो वाष्प दाब में कमी होगी ना वो कमी भी क्या होगी, सेम होगी। जितना इस विलयन का वाष्प दाब कम होगा विलय की तुलना में उतना ही इस विलयन का वाष्प दाब घटेगा। बस ये बात होती है। इसलिए प्रकृति, चाहे शुगर लो विलय के रूप में, चाहे नमक लो, चाहे सुक्रोज लो, चाहे ग्लूकोज लो, कुछ भी लो, अगर मात्रा सेम है तो कमी भी क्या होगी, सेम होगी। यानी ये जो वाष्प दाब में कमी आती है ये मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। किसकी मात्रा, वो भी ध्यान रखना, अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। बस ये इसका छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है और सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठा के दे देते हैं आपको। अब हमने जो पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, राउट ने क्या बोला था, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का
जो आंशिक दाब होता है वो उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। जब हमने सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड टू लिक्विड बनाया था, लिक्विड को लिक्विड के अंदर हमने डिजोल्व किया था, तब राउल्ट ने क्या बोला कि जब ये विलयन बन जाएगा तो इसका आंशिक दाब होगा P1, वो किसके, इसकी मोल बिन के समानुपाती होगा। इसी प्रकार जो दूसरे लिक्विड है उसकी जो P2 ले लेता हूँ, इसको P2 जो होगा वो इसकी मोल बिन के समानुपाती होगा। ये हम बात कर चुके हैं। तो आज हमारा जो वन वन जो लिख रखा है, हम विलय को ले रहे हैं वन के रूप में, और टू से डिनोटेड कर रहे हैं अपन विलय को। ठीक है, तो विलय का तो कोई वाष्प दाब होगा नहीं, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हो जाएगा खत्म आपके पूरा। क्लियर साथियों? और यहाँ जो विलयन बन रहा है, इस विलयन में सिर्फ और सिर्फ विलय का योगदान रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, जो विलयन का वाष्प दाब मैंने लिखा PS, विलयन का वाष्प दाब वो किसके समानुपाती होगा, सिर्फ और सिर्फ विलय की मोल बिन के समानुपाती होगा। तो मैं लिख देता हूं इसको X1, और समानुपाती चिन्ह को अपन जब हटाएंगे तो एक इस तरह लिखेंगे PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 आ जाएगा, और P0 क्या रहेगा, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या शुद्ध विलय का वाष्प दाब। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि जो विलयन में का जो वाष्प दाब होगा उसमें योगदान सिर्फ और सिर्फ विलय की मोल बिन का होगा। तो जो आपका PS है, या PS किसको प्रदर्शित कर रहा है, या PS प्रदर्शित कर रहा है विलयन का वाष्प दाब। ठीक साथियों, विलयन का वाष्प दाब। और जो आपका P0 है यहाँ पर, वो किसको मेंशन कर रहा है, P0 यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जो विलय के अंदर विलय नहीं मिला हुआ था, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक साथियों, ये बात हो गई। और जो X1 है ये क्या है, विलायक की मोल बिन है। X1 जो है वो विलय की मोल बिन है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बस इस कंसेप्ट के अंदर इतनी बातें ध्यान रखनी है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल बिन के समानुपाती होता है, और P0 जो है शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है। ये बात राउल्ट के नियम से हम निकाल के लेके आए हैं। यहाँ पर जो विलय की मोल बिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि विलय जो है ठोस अवस्था में है और वो अवाष्पशील है। आगे देखते हैं अपन, यह लाइन लिखी हुई है, जब किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलय के वाष्प दाब के कारण होता है। यही बात बोली थी मैंने अभी आपको। और विलयन का ये वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है। यानी शुद्ध विलय का वाष्प दाब कितना होता है, P0, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, PS। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा P0 होगा, क्योंकि जैसे ही आप विलयन बनाओगे और उसमें अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो उसका वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है। तो शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन, अगला क्या हमारा अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति पर नहीं। वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। बस ये ध्यान रखना कि अणु से विलयन के कौन कौन से गुण जो है वो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। तो सबसे पहला बात तो यह है कि विलय के जो वाष्प दाब में कमी आती है, विलय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, या एक अपेक्षिक वर्ड यूज हुआ, इसको ध्यान में रखना है। अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। किसके वाष्प दाब में, विलय के वाष्प दाब में। कब कमी आएगी, जब उसमें अवाष्पशील विलय डाल करके आप विलयन बना दोगे तब। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वाष्प दाब घटेगा पता ही है आपको, तो कवथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विलय के कवथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश के अंदर भी टर्म्स को याद रखने की कोशिश करें।
विलय के हिमांक का अवनमन, हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और विलयन का प्राशन दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। ये जो चार प्रॉपर्टीज है, ये चार गुण हैं विलयन के, ये कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं और इन्हीं गुणों को हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इन चार को आपको याद ही रखना है। क्या क्या, एक तो वाष्प दाब में कमी आती है और एक हिमांक में कमी आती है। क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। और जो प्राशन दाब है ये भी एक अणु संख्या गुणधर्म है, ये आपको याद ही रखना है। इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे, या इसको विस्तार में क्या क्या आएगा वो अपन को देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं आज का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह देखो, सबसे पहली बात तो कि वाष्प दाब में तो कमी आती है, या अपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, क्लियर। जैसे कि वाष्प दाब में कमी कितनी आई, पहले कितना वाष्प दाब था, जब वो विलयन नहीं बनाया तब हमने लिया था शुद्ध विलय का वाष्प दाब, वो पी नॉट ज्यादा होता है, और उसमें कमी कितनी आती है, पी नॉट में से जो विलयन का वाष्प दाब है वो हम कम कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, सोल्यूशन विलयन का वाष्प दाब। लेकिन यह वर्ड यूज हो रहा है अपेक्षिक अवनमन, तो इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा किससे, आपको पी नॉट से, विलय के वाष्प दाब से। तो ये अपेक्षिक रिलेटिव लोअरिंग आ गई, कितनी कमी हुई, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये हो गया। पी नॉट माइनस पी एस तो होता है आपका वाष्प दाब में अवनमन, क्लियर, वापस समझ लें। और अपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, जो कमी आई पी नॉट माइनस पी एस, डेल्टा पी लिख दो चाहिए इसको आप, उसको डिवाइड करोगे पी नॉट विलय के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से, तो उसको हम बोलेंगे अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। जितना विलय ज्यादा मिलाओगे उतनी ज्यादा कमी आएगी, तो कितनी कमी जो आएगी वो डिपेंड करेगी विलय के मोल अंश पर या विलय की मात्रा पर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये बराबर होती है विलय की मोल बिन। विलय को हमने नंबर 2 से प्रदर्शित किया, तो विलय की मोल बिन को मैं कर देता हूं x2 से। यह फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से साथियों याद रहना चाहिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं चाहते तो, डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर और डिवाइडेड बाय विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट, जो बराबर होता है किसके, विलय की मोल बिन के x2 से। अगर एक से ज्यादा विलय हो तो एक से ज्यादा 2 या 3 विलय पदार्थ हो तो उन सब की मोल बिन को हम जोड़ के उसके बराबर कर देते हैं। क्लियर साथियों, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आप आगे क्या बात करना है, जिनको हम विस्तार देखते हैं और वो सभी को विस्तार आता है। क्या आता है, जो विलय की मोल बिन हमने पढ़ रखी है, मोल अंश पढ़ रखा है, मोल फ्रैक्शन पढ़ रखी है, जो विलय की मोल अंश निकालोगे आप तो क्या निकालोगे कि विलय के मोल, यदि मोलों की संख्या N2 डिवाइडेड बाय विलय प्लस विलय, विलयन के कुल मोल, यानी विलय के मोल N1 प्लस विलय के मोल N2। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये मोल बिन निकालने का एक फॉर्मूला देखा था। और मोल कैसे निकालते हो साथियों, आप मोल निकालते हो आप, पता ही है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान m, या अणुभार बोल दो इसको m को, इसे अपन मोल निकाल लेते हैं। अगर मोल बिन दे रखी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाएगा, मोल बिन नहीं दे रखी तो मोलों की संख्या दे रखी होगी, उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। वैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो किससे आता है, वहां पर ना तो मोल बिन दे रखी होती है ना अपन को मोलों की संख्या दे रखी होती है। तो इसमें देखो N2 की जो मात्रा होती है ना वो बहुत कम होती है। N2 जो होता है विलय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलय पदार्थ हमेशा हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं, आपको ही पता है। तो N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1 होता है, क्योंकि विलय की मात्रा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है। तो यहाँ डिवाइड में जो N2 है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है। ये नया फॉर्मूला जो बनेगा, देखो क्या बनेगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये जो इक्वल होगा वो किसके होगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 के। क्लियर साथियों, ये इससे हमने आगे कदम बढ़ गए यहाँ पर, कोई बात नहीं, सबको नॉलेज है, किसी को किस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं।
अब इसको मोलों की संख्या को अपन रिप्लेस कर देते हैं। कैसे कर आगे बढ़ जाते हैं। डेल्टा पी की जगह में लिख सकता हूं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट रहने वाला ये है आपका इक्वल टू, ये है विले के मोल, मोल ऑफ सोल्यूट। विले के मोल कैसे निकालते हैं अपन, W2 डिवाइडेड बाय विले की ग्राम में मात्रा बट्टा विले का मोलर द्रव्यमान हो गया। और ये जो बट्टा दे रखा है यहाँ पर देखो, ये तो अपने हम N2 को लिखा, अब हम बट्टे के अंदर वापस किसको लिखेंगे, N1 को लिखेंगे। तो N1 के अंदर क्या होगा, वापस विलय के मोलों की सॉरी विलय के मोल, विलय के ग्राम में मात्रा, तो W1 डिवाइडेड बाय M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये बट्टे के अंदर है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स सभी को पता है, तो क्या लिख देते हैं P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल टू W2 विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय M2 विलय का मोलर द्रव्यमान। ये तो गया यहाँ तक, ऊपर का आ गया। अब जो नीचे बट्टे में है इनको हम उल्टा लिखना पड़ता है, ऊपर इसको जाएंगे M1 और डिवाइडेड बाय W1। ये आ गया हमारा अंतिम फॉर्मूला, इसके बाद कुछ नहीं है। सब टर्म ध्यान रखना है आपको, मैं बोल देता हूं आपको एक बार, वापस समझ लो आप, लिखने की जरूरत नहीं, लिखने में समय वेस्ट होता है मेरा, आप लिख सकते हो चाहते तो। पी नोट तो होता है विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी एस क्या होता है विलयन का वाष्प दाब, W2 क्या है विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय, क्योंकि हमने नंबर 2 से विलय को शुरू में मेंशन कर दिया था, विलय की ग्राम में मात्रा। और जो M2 है वो है विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय पदार्थ का अणुभार। इसी प्रकार M1 क्या है विलय का मोलर द्रव्यमान है, और W1 क्या है विलय की ग्राम में मात्रा है। बस ये अंतिम फॉर्मूला जो निकाल के आया है, यही आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है साथ इतनी बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेंगे, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और टॉपिक को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, लैब कब आया था, ये क्वेश्चन आया लैब असिस्टेंट 2016 के अंदर। क्या क्वेश्चन था, किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निर्भर करती है, बस सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया भाई इन्होंने। तो किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, बताया था मैंने आपको, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ प्रकृति आ गया, विलय की प्रकृति नहीं भाई, विलय की प्रकृति नहीं भाई, और विलय के भौतिक गुण नहीं, हमने तो बात ही नहीं की। जितने भी चारों अणु संख्या गुणधर्म है वो सिर्फ और सिर्फ विलय कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। क्लियर साथियों इतना आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था हमारे, ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, वाह भाई क्या क्वेश्चन ही दिया इन्होंने तो है। अणु संख्या गुणधर्म 4 होते हैं, हमें पता है। कवचनाक में क्या होता है, उन्नयन होता है, याद रखना, किसमें उन्नयन होता है किसमें, ये तो होता है। हिमांक में अवनमन होता है, ये भी अणु संख्या गुणधर्म है। प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी अणु संख्या गुणधर्म है। या क्या दे दिया इन्होंने, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ये नहीं हो सकता है भाई, ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं हो सकता है। अणु संख्या गुणधर्म तो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, तब हम उसको अणु संख्या गुणधर्म मान लेते थे। लेकिन केवल वाष्प दाब की बात की तो ये हम नहीं मानेंगे इसको अणु संख्या गुणधर्म। तो इसका कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, वाष्प दाब भी नहीं है। एक साथ में बात समझ लेना, अगर यहाँ खाली कवचनाक लिखता तो उसको भी हम अणु संख्या गुणधर्म नहीं मानते, और खाली हिमांक भी लिखता तो उसको भी अपन नहीं मानता। कहीं लिखना कवचनाक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पूरा पढ़ना है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब ये होता है, तभी हम उसको अणु संख्या गुणधर्म मानते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इतनी बात आ गई, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर अच्छा क्या क्वेश्चन आया था, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। वाष्प दाब में जो कमी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? विलेय की मोल बिन पर। कहाँ दे रखा है? ये रहा ऑप्शन नंबर 4, विलेय की मोल बिन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलेय की मोल बिन नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। विलेय की वजह से वाष्प दाब विलयन का जरूर होता है। कितनी कमी होगी वो तो विलेय की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, यानी विलेय के मोल बिन। यहाँ देखो विलेय के केवल मोल दे दिया, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, खाली मोल नहीं भाई, मोल भिन्न होना चाहिए, विलय के मोल नहीं भाई। सिर्फ और सिर्फ जो कमी होती है, आपेक्षिक अवनमन होता है, रिलेटिव लोवरिंग होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ विलय के मोल भिन्न पर निर्भर करती है। X2 के ऊपर हमने मेंशन भी किया था। स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्या क्वेश्चन आया देखो, 0.15 मोल विलय, विलय दे दिया इसने, और कैसा दिया? अवाष्पशील दिया, यानी हम समझ गए ठोस विलय पदार्थ है। क्लियर बात हो गई। तथा 0.85 मोल विलायक युक्त एक विलयन का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब किसका दे रखा है? विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, ये PS दे रखा है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। शुद्ध विलय का वाष्प दाब कितना होगा? क्या पूछ लिया इसने? P0 पूछ लिया है। सबसे पहले हमने चर्चा भी इसी की थी आज। क्या चर्चा की थी? हमने की थी कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है PS, वो समानुपाती होता है विलायक की मोल बिन के। विलयन का जो वाष्प दाब होता है, फिर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके हमने क्या लिखा था? PS इक्वल टू लिखा था P0X2। आप चाहो तो वीडियो को भी करके देख सकते हो, ये हमने निकाला था। यह हमने दो संख्या दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? मोल बिन दे नहीं रखी है, लेकिन मोलों की संख्या तो दे रखी है, विलय के मोल और विलाय के मोल। उससे हम विलाय की मोल बिन देख लेंगे। हमें निकालना क्या? P0 निकालना है। तो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, P0 इक्वल टू PS डिवाइडेड बाय X2। X2 क्या है साथियों? X2 है आपके विलायक की मोल बिन, सॉरी मैंने 2 लिखा नहीं। विलय की मोल बिन कैसे निकालोगे आप? विलय के मोल N2 डिवाइडेड बाय विलय प्लस विलय के मोल बिन। सॉरी मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पर, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, सॉरी साथियों, या मैंने 2 लिख दिया जो कि बहुत ही बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई है। यह आएगा 1। क्यों? क्योंकि विलय को हमने 1 से लिखा है, और ये जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, वापस सुन लें कोई बात नहीं है, मैंने गलत बोल दिया। विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक की मोल बिन के समानुपाती होता है, और फिर हम लिखते हैं PS इक्वल टू लिखते हैं P0X1। 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूं कहाँ लिखा था। देखो सबसे पहले हमने यही लिखा था, वापस आपको चेक करवा देता हूं, क्योंकि मैंने वहां पर वो X2 बोल करके मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये लिखा था, देखो हमने क्या लिखा था, P सॉल्यूशन P0X1। बस इसी बात को मैं आपको बताना चाहता था, कंफर्म करवाना चाहता था। अब अपन चार चल रहे थे, वहां आ जाते हैं वापस। कहाँ थे हम? एक क्वेश्चन था हमारा जो कि स्कूल लेक्चर के अंदर आया हुआ था एग्जाम के अंदर। इसका अगला बड़ा क्वेश्चन ही है, ये बड़ा भी। हाँ तो हो गया। अब X1 जो है वो क्या है? वो है विलायक की मोल बिन। तो X1 इक्वल टू क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या, यानी N1 प्लस विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बस यही है। X1 क्या है आप सुन लो, विलायक की मोल बिन, और जिसकी मोल बिन निकालनी होती है उसके मोल ऊपर आते हैं और नीचे विलयन के कुल मोल, विलय प्लस विलायक के मोल आते हैं। तो साथ ही पहले X1 निकाल लेते हैं अपन। N1 कितना है? N1 क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, मोल ऑफ सोलवेंट कितने दे रखे हैं? 0.85। क्लियर? डिवाइडेड बाय N1 0.85 प्लस विलय के मोल कितने हैं? 0.15।
तो इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका x1 निकल के आ जाएगा। x1 इक्वल टू क्या आ गया, 0.85 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करोगे 0.85 और 0.15 को, तो कितना आंसर आएगा 1.0। यानी इसको 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x1 तो आपको कितनी रहने वाली है 0.85। इसको इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं होता वैसा देखा जाए तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। उनको निकालना क्या है, पी नॉट निकालना है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई x1 और पी नॉट इक्वल टू विलियन का वाष्प दाब कितना दे रखा है 120 mmHg डिवाइडेड बाई x1 कितना है 0.85। इसको आप सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आएंगे 141.1 mmHg। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आप इसका गुणा भाग करके देख लेना भाई, इतना ही आंसर आने वाला है। स्कूल लेक्चरर 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन आया देखो, अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, देख भी बहुत बड़ा रहा लेकिन डरना नहीं है साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसको मेंशन करते जाओ। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में लिख दिया ना इसने, देखो यहाँ, यानी ये विलायक है आपका बेंजीन और शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है पी नोट जो है वो है 0.85। क्लियर। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस को कितना 0.5 ग्राम, और जो विलेय पदार्थ होता है उसकी जो ग्राम में मात्रा होती है उसको हम मेंशन करते हैं W2 से। जो W2 दे रखा है वो 0.5 ग्राम होता है। को 29 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन क्या हो गया आपका विलायक हो गया, तो W1 क्या आ गया आपका 29 ग्राम आ गया। और मोलर द्रव्यमान दे रखा है 78, किसका बेंजीन का, तो उसको हम लिख देते हैं M1 से। M1 कितना है 78, विलायक है बेंजीन तो विलायक को अपन 1 से मेंशन करते हैं। प्राप्त विलियन का वाष्प दाब ये आ गया आपके PS विलियन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान होगा, ठोस कौन, ये जो अवाष्पशील विलेय मिलाया है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान हम लिखते हैं M2 से, और हमें निकालना क्या साथियों M2 ही निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों। आपको फॉर्मूला तो सबको याद है ही है, क्या फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS। याद नहीं हो एग्जाम के अंदर तो निकाल, आप सोल्व करना आना चाहिए, इसको डिस्क्रिप्टिव करना आना चाहिए, P नॉट आ जाता। ये हो गई रिलेटिव लोवरिंग, मोल बिन के समानुपाती, किसकी मोल बिन विलेय की, और वो हम निकाल कर लेकर आए हैं W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिखा था M1 डिवाइडेड बाय W1। क्लियर साथियों। अब देखो P नॉट कितना दे रखा है 0.85 दे रखा है, इसको मैं 0.850 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस PS कितना दे रखा है 0.845। अगर आपको फास्ट सोल्यूशन करना है तो आप स्किप कर सकते हो इसको। P नॉट कितना दे रखा है 0.850 इक्वल टू W2 कितनी दे रखी W2 0.5 ग्राम 5 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 हमको निकालना ही है खुद को ही। अगर ऊपर क्या आएगा M1 कितना दे रखा है 78 डिवाइडेड बाय देखो W1 कितना दे रखा है 39। क्लियर साथियों, इतना क्लियर हो गया आपके। अब देखो आप 0.8 पॉइंट हटा दो, अभी पॉइंट को रिमूव छोड़ दो, 850 में से 845 घटाओगे तो क्या बचेगा 0.005। आराम से बाकी करके देख लेना, गलती मत करना। यहाँ पर 0.850 इक्वल टू, यहाँ देखो ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय M2। और हमें निकालना क्या है M2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, M2 बराबर कर दो M2 इक्वल टू, ये हो जाएंगे आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कौन कौन, ये पॉइंट से पॉइंट भी हटा दो आप, 3 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ है, 3 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ है, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आने वाला देखो यहाँ पर से 5 और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है।
इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ तो नीचे 10 आ जाएगा आपके। ये 5 से 5 भी गए, 0 से 0 भी गए, तो पीछे बचा क्या, 85 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 170। कहीं देखो 170 आंसर है क्या, 170 आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बैठा, यहाँ पर देख लो। बिल्कुल अपन का आराम से सोल्व करने पर आंसर आ गया, एकदम सही मैच भी कर गया। ये क्वेश्चन कब आया साथियों, या स्कूल लेक्चर 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर, इसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब इतना बार 5 ग्राम 29 ग्राम। सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, कोई चेंज नहीं है, डाटा वो के वो डाटा, वो के वो आंकड़े, सेम क्वेश्चन आ गया है भाई। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये साथियों, इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे धीरे से कर आपको सोल्यूशन दिखवाया था इसका, आराम से, जल्दबाजी नहीं करें। आंसर वही आया था, 170 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, स्कूल लेक्चर 2022 के अंदर क्या था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विशुद्ध कार्बनिक द्रव्य M80 का वाष्प दाब 0.8 atm और 0.850, कुछ आंकड़े समझ में आ रहा है क्या, एक वाष्प वही भी 0.5 ग्राम, तो क्या चेंज किया भाई इसने, 40 ग्राम को, और यहाँ पर सेम का सेम आ गया है। चेंज क्या किया इसने, चेंज किया है, तो M1 है वो लिया 80 और वहाँ था 78, और इसको लिया अपन ने इसने 40 ग्राम इस कार्बनिक, यानी W1 लिया आपके 40 ग्राम। तो आंसर तो वही आने वाला है, 40 80। देखो यहाँ पर आपस देखो 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 क्या बात है भाई, यहाँ दे दिया 80 और यहाँ दे दिया 40, तो आपस 2 से डिवाइड होगा, सेम का सेम आंसर रहने वाला है। सॉल्व कर लो आप चाहे तो, आपस सब कॉपी के अंदर एक एक लिख करके, कितना आने वाला है 170। ये कितना कितना क्वेश्चन था, 3 बार रिपीट हो गए, 2 बार तो सेम आंकड़े दे दिए, 1 बार चेंज भी किया तो कुछ ने कुछ चेंज नहीं किया, हम उल्टा आसान नहीं किया आपके लिए, डिवाइडेड 80/40 कर दिया। सेकंड ग्रेड 2018 में क्या क्वेश्चन आया, यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल लिखा हुआ है, विलय मिलाया जाए तो इसका वाष्प दाब घटेगा। भाई ये कोई पूछने वाली बात है क्या, कोई बात नहीं, इसने पूछ लिया, बहुत आपके आसान सा क्वेश्चन था। जब विलय मिलाओगे, वाष्पशील विलय मिलाओगे तो वाष्प दाब में क्या घटेगा, आपेक्षिक अवनमन सबको याद रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल में, इफ जल हो गया ना विलायक, तो इसको ले देते हैं अपन W1 से, कितना 100 ग्राम, 5 ग्राम विद्युत अनअवकटीय के, विद्युत अनअवकटीय का मतलब अवाष्पशील विलय पदार्थ है, तो इसको हम लिखेंगे W2 से। W2 कितना गया, 5 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब है, यानी ये क्या है आपका PS है। उस तापमान पर, तापमान की कोई बात ही नहीं होती, बस इसने से दिया, उस तापमान पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या दे दिया, ये P0 दे दिया, 3000 न्यूटन मीटर की पावर -2। विलय का आणविक भार पूछा है, मोलर मास पूछा है, मोलिकुलर वेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट नहीं मोलिकुलर वेट, यानी क्या पूछा इसने अपन से, इसने पूछ लिया अपन को वही आपस M2। बस क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर होना था साथियों, केवल क्या चेंज होने थे, अपन के डाटा चेंज होने थे, तो इसको अपन वापस सोल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला सबको याद है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इक्वल टू विलय का ग्राम में मात्रा W2, विलय का मोलर द्रव्यमान M2 टू मल्टीप्लाई बाय विलय का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलय की ग्राम में मात्रा, बस ये निकालनी है। और निकालना क्या इसमें, वही आप M2 निकालना है। पहले अपन डाटा सेट कर लेते हैं अपने, P0 कितना है, P0 है आपका 3000 माइनस PS, सोल्यूशन का वाष्प दाब कितना है, यह है 2985 डिवाइडेड बाय आपके P0 वापस वो कितना 3000 इक्वल टू W2 कितना आने वाला है, W2 आने वाला है आपके कितना 5 ग्राम, तो ये दे देते हैं 5 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 हमारे को निकालना ही है, मल्टीप्लाई बाय M1 कितना दे रखा, देखो क्वेश्चन के अंदर M1 कहाँ दे रखा है, M1 नहीं दे रखा है। M1 क्या होता है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, और सॉल्वेंट कौन है आपका, जल है।
तो जल का कितना होता है, जल का होता है 18 डिवाइडेड बाय कितना लिया इसने, 100 ग्राम ले लिया, तो ये हम कर देंगे 100 ग्राम। क्लियर साथियों, इतना आपके हो गया। अब आगे देखो, माइनस करो इसको। 3000 में से कितने जा रहे हैं, 2985 जा रहे हैं, तो पीछे कितना बचेगा, इतना तो मुमकिन आती है आपको, 15 ही बचेगा साथियों। डिवाइडेड बाय 3000 इक्वल टू 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 100। निकालना क्या है आपको, M2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इनको आपस में, क्या आएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, बस आंकड़े को जमाना आना चाहिए। 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, चलो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 10 बचेगा 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से तो क्या आएगा 180। क्या ही गुणा भाग कराया इसने, कुछ नहीं कराया, कहीं दिख रहा है आपको 180? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा साथियों। बस बस क्लियर, ज्यादा गुणा भाग नहीं। ये फॉर्मूला देखो, मालूम पड़े कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को याद रखें अच्छी तरह से। SEF 2011 के अंदर क्या क्वेश्चन आया साथियों, विलियन के वाष्प दाब का घटना निम्न में से संबंधित है। तो विलियन का वाष्प दाब घटना ये किसने बताया था, शुरू में हमने किसकी बात की थी, राउल्ट की बात की। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि जब भी आप वाष्पशील विलय को मिलाओगे तो विलियन का वाष्प दाब घट जाएगा। बस ये बात थी आपके, ये थे आज के इतने से क्वेश्चन साथियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। Enjoy and have a nice day.